नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, जो कि एक संस्मरण ही है। यह इश्क हाय। आजकल भी इश्क होते हैं, तो ये इश्क तो 70 के ही दशक का, 80 के दशक का होगा। तो आपके सामने प्रस्तुत है वो इश्क। ये इश्क हाय, जो न दिखाए वही कम है। इस इश्क ने हमारे खेल, खाना पीना, घूमना सबको बर्बाद कर दिया था। बचपन का समय जब भी याद आता है तो एक कसक सी मन में रह जाती है, जो कि मैं कहानियाँ यादों की के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जी हाँ, हमारा संयुक्त परिवार था। चाचा जी और ताऊ जी के बच्चे मिलकर, हम सब मिलकर पिट्ठू, क्रिकेट कुछ भी खेलते थे और सारा दिन खेलते थे। यदि कुछ खेलने का मन ना हो तो घर की रसोई में से कुछ भी खाने का सामान लाते और पेड़ पर चढ़कर मज़े से बैठते थे। हमारे चाचा जी का बेटा हम सब में उम्र में सबसे बड़ा था। मुझसे भी लगभग बड़ा ही था, 1-2 साल तो बड़ा होगा। सुबह से शाम तक हम सब यूं ही घूमते फिरते मौज करते रहते थे। हम सब एक ही स्कूल में थे, साथ जाना और साथ आना हमारी दिनचर्या थी। 6 बजे एक ट्यूशन मास्टर जी हमको पढ़ाने के लिए आते थे। भैया 7वीं में, मैं 6ठी में, और हमारे छोटे भाई बहन जो कि तीसरी कक्षा तक के थे, हम सब इकट्ठे बैठकर उसी मास्टर जी से पढ़ते थे। तख्ती लिखना भी सबको अनिवार्य था, क्योंकि 6 बजे तक तो हम कितनी भी शैतानी करें घर पर तो आ ही जाते थे। 6 बजे तक तो आ जाते थे। समय बहुत मस्ती से कट रहा था। हमारे प्रवीण भैया हर खेल में अपनी दादागिरी तो दिखा देते थे, पर वो मन के इतने अच्छे थे कि पेड़ पर चढ़कर पड़ोसियों के घर से तोड़े हुए अमरूद, आम, करौंदे, अनार सब चीज़ हमको बराबर मात्रा में दे देते थे। हमारे कंजक के मिले हुए पैसों से सिनेमा की टिकट लाकर वो हमको सिनेमा भी दिखाते थे। जी हाँ, ये 70 के दशक की बात है। हम सब भाई बहनों की संख्या भी बहुतायत में थी। कभी बुआ के बच्चे भी आ गए, कोई भी आ गए, बहुत बहुतायत में थी। और सभी उन मास्टर जी से भी शाम को ट्यूशन पढ़ा करते थे। हमको पढ़ाई में भी कंपटीशन के तहत टॉप करना कोई ज़रूरी नहीं था। बस माता पिता की यही इच्छा होती थी कि हमारा बच्चा इस साल फेल ना हो जाए। और वैसे अगर फेल हो भी गया तो कोई पहाड़ सर पर नहीं टूट जाता था। थोड़ा बहुत पापा की कभी डांट मिल जाती थी, और माँ का प्यार और दादी का प्यार तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता था। और ट्यूशन के मास्टर जी यथावत ही पढ़ाते रहते थे। उनको भी कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनका मकसद जो होता था वो बच्चों की नींव पक्की करना होता था, ना कि टेंशन देकर बच्चों को किसी कंपटीशन के लिए तैयार करना। मोबाइल तो छोड़ो, घर में फ़ोन जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। बस ज़िंदगी बहुत मस्त थी। इस मस्त ज़िंदगी में ही अचानक से एक मुसीबत आ गई। हमारे प्रवीण भैया ने अचानक से ही हमारे साथ खेलना बंद कर दिया। अब वो अलग थलग खोए खोए से बैठे रहते थे। हम अगर पड़ोस के पेड़ों से डांट खाते हुए अमरूद, करौंदे या अनार तोड़ कर भी लाते तो वो खाना ही नहीं पसंद करते थे। अचानक से वो बहुत बड़े हो गए थे। अब वो हमारे साथ कोई प्रोग्राम भी नहीं बनाते थे, ना ही कोई पिक्चर देखने का, और ना ही बस में चढ़ कर के यूं ही दूर तक घूमने का। बस अगर वे कहीं घूमने भी जाते तो भी अकेले, और बड़े लड़कों के साथ ही उनकी दोस्ती हो गई थी। हमारे बच्चों के ग्रुप में तो अब इतनी कोई मज़ेदारी रह ही नहीं गई थी। प्रवीण भैया के कारण ही था, वो कहीं से भी सामान तोड़वा लेते थे, तोड़ ले, वो लंबे भी बहुत हो गए थे ना। अब प्रवीण भैया के हाव भाव भी एकदम बदल गए थे। अब घर में दूसरे नंबर का बच्चा मैं थी, और एक दिन उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे सामने
अपना राज खोल दिया कि उनकी दोस्ती उनके स्कूल में पढ़ने वाली प्रतिमा से हो गई है। वह बैठकर उसी का ही होमवर्क कर रहे थे और उसी की ही कॉपी पूरी कर रहे थे कि कल कहीं उसे स्कूल में डांट ना पड़ जाए। उन्होंने ही मुझे इश्क का फ़लसफ़ा सिखाया, क्योंकि प्रतिमा अब उनके बारे में ही सोचती रहती है ना, इसलिए वो होमवर्क पूरा नहीं कर पाती। अब कहीं उसको डांट ना पड़े, इसलिए उसका होमवर्क तो प्रवीण भैया को ही पूरा करना पड़ेगा ना। आखिर इश्क करने वाले सेनानियों के लिए मुझे भी बहुत श्रद्धा हो आई थी। हालांकि तब तक मुझे इश्क का ABCD भी नहीं पता था। मैं ऐसी किसी भी भावना से अनजान थी, लेकिन अपने प्रवीण भैया को तो परेशान नहीं देख सकती थी, इसलिए उनका सारा होमवर्क मैं करती थी। चलो, जब तक खुश रहते थे तो सही थे। हुआ यूँ कि 8वीं कक्षा के बाद प्रतिमा के पिताजी की ट्रांसफ़र दूर पानीपत हो गई और वो स्कूल से नाम कटवा कर पानीपत चली गई। अब तो भैया का हाल ही नहीं देखा जाता था। लोग देवदास के लिए जो कहानियाँ बताते हैं, जो भी बनाते हैं ना, वो सब झूठी है। मैंने देखा है अपने भैया का हाल। वो चुप करके बैठे रहते थे और स्कूल के तिमाही पेपर में भी जब 50 में से उनके नंबर 7, 8 और 4 आए तो हमारे ट्यूशन वाले सर ने उनकी अच्छी खासी पिटाई करी थी। सच मेरा तो मन ही रो उठा। अब क्योंकि प्रवीण भैया ने कसम दिलवाई हुई थी, इसलिए इश्क वाली बात तो किसी को नहीं बतला सकती थी। मैंने ट्यूशन सर को भी नहीं बताई। भाई बदनाम हो जाता, ये तो मुझे समझ थी। वैसे सच बताऊं तो बदनाम होने से डर से भी ज़्यादा भाई गुस्सा हो जाएगा, इस भावना ने काम किया था। डर से ज़्यादा तो डरने की तो इतना परवाह नहीं थी। मास्टर जी की बेदर्दी भी तो देखो, उन्होंने खुद तो पीटा ही। प्रवीण भैया को चाचा जी को भी शिकायत करके उनसे भी पिटवाया। अब हालांकि चाची, ताई और मेरी मम्मी ने भी प्रवीण भैया को, सब ने इतना पिटने के बाद बहुत प्यार किया, पर वो बेचारे इश्क के मारे, और मैं उनका कोई दुख भी दूर नहीं कर सकती थी। उस दिन तो हद ही हो गई। प्रवीण भैया सारे दिन पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ घूमे थे, ये तो पता नहीं, लेकिन वो 6 बजे तक मास्टर जी के आने से पहले भी घर पर नहीं आए। अब तो सबको बहुत चिंता हो रही थी। हम तो दिल्ली में रहते थे और उस दिन चिंता बढ़ने के कारण जब घर में मैंने देखा सारे परेशान हैं, मास्टर जी भी चले गए और फिर सब बहुत दुखी हो रहे हैं, तो मैंने सबकी चिंता बढ़ती हुई देख के भैया के इश्क का राज अपनी मम्मी से खोल दिया, और शायद मेरी मम्मी भी ये राज नहीं रख पाई। उन्होंने भैया के इश्क के चर्चे शायद ताऊ जी को बतला दिया, और अब वो चर्चे पूरे घर में फैल गए थे। अब तो हमारा पूरा परिवार और हम सब बच्चे, चाचा जी और ताऊ जी, बाहर बैठकर बेचैनी से प्रवीण भैया का इंतजार कर रहे थे। मेरे पापा तो पुलिस में कंप्लेंट करने जाना ही चाहते थे कि तभी भैया घर पर आ गए, और पता चला कि भैया उस दिन दिल्ली बस अड्डे से पानीपत के लिए बस में बैठ गए थे। अब क्योंकि वो प्रतिमा से मिलना चाहते थे, पर भैया के पास में कोई प्रतिमा का पता थोड़े ही ना था, इसलिए वो पानीपत जाकर के भी प्रतिमा को नहीं ढूंढ पाए और वापस रात तक घर लौट के आ गए। श्रोतागण, हम बच्चे तो सो गए थे, हमें नहीं पता उसके बाद प्रवीण भैया का इश्क का भूत किसने उतारा, कैसे उतरा। बस आपकी जानकारी के लिए मैं तो इतना ही बतला सकती हूँ कि प्रवीण भैया ने उसके बाद में मुझे भी ना डांटा, ना मारा, ना कुछ कहा।
हालांकि घर में सब कुछ बताने के कारण मुझे डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, पर उसके बाद भैया अपने में मगन और हम सबसे दूर हो गए थे। अब हम सब भी उसे प्रवीण ना कहकर भैया ही बुलाने लगे थे। पिताजी, चाचा जी और ताऊ जी सब मिलकर अब भैया को अपने पास ही बातें करने के लिए भी बिठा लेते थे। बस उसके बाद भैया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 11वीं में भी अपने स्कूल में टॉप करा। तब 12वीं क्लास ना होने के कारण 11वीं का पेपर ही बोर्ड का हुआ करता था। और अब हम सब उम्र के इस मोड़ पर पहुंच गए हैं कि हम सबके नाती पोते भी हैं। भाभी के सामने भी हमने कभी उनके इश्क का जिक्र नहीं किया, लेकिन अब जब हमारे बच्चे, नाती पोते खुलेआम अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं तो हम सब उनको तो समझाते हैं, पर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा भर लेते हैं। ये इश्क है। धन्यवाद जी। मेरा ये संस्मरण आपको कैसा लगा कमेंट्स द्वारा बताइए। धन्यवाद जी। ये भी मैंने विषय के अंतर्गत लिखी हुई कहानी थी। धन्यवाद।